से कर। तो चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब फ़ोन आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बी फार्मेसी के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मतलब इंजीनियरिंग के लिए आप रिगार्ड कर रहे हैं, आईआईटी के लिए रिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन बी फार्मेसी के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज जो ये वीडियो लेके आया हूँ, आपको बी फार्मेसी की प्रोसेस कैसी होने वाली है, आगे क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब तक आपने रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनिंग करके लिया होगा आपका अपना रजिस्ट्रेशन, तो आगे क्या प्रोसेस है मैं आपको वन बाय वन ईच एंड एवरी स्टेप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, December 15 से लेके 21 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो आज क्या है, 18 दिसंबर से। तो 18 दिसंबर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट 80-90% स्टूडेंट्स का तो 15 तक ही कंप्लीट हो चुका था। गवर्नमेंट ने क्यों डेट बढ़ाई, ये मैं भी एग्जैक्टली रीज़न नहीं बोल सकता आपको। ठीक है, तो आगे आपको आपका प्रोसेस क्या है, आगे आपका प्रोसेस ये है कि फर्स्ट आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको 2 दिन का ग्रीवियंस पीरियड मिलेगा, अगर कुछ मिस्टेक हो चुकी है या कुछ प्रॉब्लम है आपका उसमें, तो बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। एंड आफ्टर 24 या 25 के बाद आपका कैप राउंड प्रोसेस चालू होने वाला है। तो मैं आपको आज कौन सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या करना पड़ेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, बाद में जो आपको कैप राउंड फिलअपिंग करनी है, और महाराष्ट्र के बी फार्मेसी में कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है, ये मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिए बाद में आपने वीडियो छोड़ दिया, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप 10 कॉलेजेस है वो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस कॉलेज सिलेक्शन की लास्ट में ही है एज अ प्रोसेस। ओके, तो चलो आप आज अब बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या करना है हमें, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपकी लास्ट डेट क्या है एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड ई वेरिफिकेशन की, 21 दिसंबर। तो उसके 2 दिन बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद जिस स्टूडेंट्स ने अगर गलती से कुछ नाम गलत हो गया या जेंडर चेंज हो गया, इस साल तो 2 बार जेंडर उन्होंने वेरीफाई किया, फिर भी कुछ चेंज हो गया, या किस स्टूडेंट्स ने TFWS ऑप्शन भरते टाइम नो किया होगा लेकिन अभी उसे यस करना है, तो ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। इनकेस कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका कैटेगरी 2 ओपन हो चुका है, तो वो स्टूडेंट 2 दिन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो भी आपकी कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आई मीन कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर या वैलिडिटी, जो भी आपका रिमेन है वो आप कंप्लीट करके अपना सबमिशन करवा सकते हो प्रोविजनल की ग्रीवियंस पीरियड में। प्रोविजनल में और एक बात की आपको चेक करनी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आज तक आपका सभी स्टूडेंट्स ने देखा है कि परसेंटाइल के हिसाब से आप रैंक निकाल रहे हैं, या परसेंटाइल के हिसाब से आप कॉलेज निकाल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन उस दिन ले सकते हैं आप प्रोविजनल के दिन। कैसे ले सकते हैं कि उस दिन आपका फर्स्ट अपॉन ऑल इंडिया रैंक आएगा, सेकेंड आपका स्टेट रैंक आएगा, बाद में आपने जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म रजिस्टर्ड किया है उस कैटेगरी का आपका कैटेगरी रैंक आएगा। और अगर जिस स्टूडेंट्स ने TFW यस किया है तो उसका TFW स्टेट रैंक मेंशन हो जाएगा। प्रोविजनल में इतने सब रैंक आपके आ जाएंगे। ओके, एक बात, जो आप स्टूडेंट्स मतलब एग्रीगेट के हिसाब से कॉलेज निकाल रहे थे तो मत निकालिए, क्योंकि एग्रीगेट के हिसाब से आपको उतना एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं मिलता है जितना रैंक के हिसाब से मिलने वाला है। तो आप क्या कीजिए, जो रैंक आने वाला है उसके हिसाब से बाद में आप कॉलेज शॉर्ट लिस्ट बना के कॉलेज फिलअप कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि प्रोविजनल में जो अपना रैंक आता है वो रैंक कितना स्टेबल रहता है, उसमें कुछ रैंक कम होता है या कभी कभी कुछ रैंक बढ़ जाता है, तो ये देखेंगे हम उसके पहला। तो क्या रहता है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक, जो समझो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1000 रैंक है, तो 1000 से लेके उसका रैंक 1200, 1150 ऐसा कुछ तो समथिंग बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ओपन से फॉर्म भरा होता है, बाद में कैटेगरी की सबमिशन करके कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका प्रोविजनल में डेफिनेटली 1 लाख 1 तक का बोल देते हो कि आपका रैंक बढ़ेगा। और जो भी आपका रैंक बढ़ने वाला है वो आपको फाइनल में क्लियर पता चल जाएगा। कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आज तक का, तो मैंने देखा है कि 5-6 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक बढ़ा ही है, किसी स्टूडेंट्स का रैंक कम नहीं हुआ। 99% रैंक बढ़ता ही है। तो जो रैंक आपका बड़ा है और जो आपको फाइनल में आपका रैंक आ जाएगा, वो ही आपका रैंक
आपकी जो बी फार्मेसी की प्रोसेस है कि आप 1 से लेके जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तब तक आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक आने वाला है वही आपका रैंक रहेगा। बाद में आपका कोई रैंक चेंज नहीं होता, ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। आपका रैंक कब चेंज होगा? प्रोविजनल के बाद चेंज होगा, लेकिन जब फाइनल रैंक लिस्ट आ जाएगी तो आपका रैंक कभी चेंज नहीं होगा। सॉरी, फाइनल रैंक लिस्ट नहीं होती, फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, गलती से बोल दिया मैंने। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी तब आपका रैंक जो भी है वो फिक्स रैंक रहेगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट। नाउ अब टीएफडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर टीएफडब्ल्यूएस ऑप्शन कैसे भरना है? अगर मैंने टीएफडब्ल्यूएस यस किया है तो मुझे बस टीएफडब्ल्यूएस ऑप्शन ही भरना है या अदरवाइज भी मैं ऑप्शन फिलअप कर सकता हूँ? तो मैं उसका भी एक क्लियरिफिकेशन यहाँ पे करने वाला हूँ। टीएफडब्ल्यूएस किसे लेना है पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस में है ओबीसी में है और जिस स्टूडेंट का इनकम बिलो 8 लाख है, उसी स्टूडेंट्स को टीएफडब्ल्यूएस और वही सी एस स्टूडेंट्स उन टीएफडब्ल्यूएस ने ऑलरेडी, तो ये उनको अलग से टीएफडब्ल्यूएस यस करके टीएफडब्ल्यूएस के ऑप्शन बढ़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि टीएफडब्ल्यूएस किसे यस करना है, ये भी बात आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। और कौन से कॉलेज में टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीएफडब्ल्यू फर्स्ट ऑप्शन से लेकर लास्ट ऑप्शन तक भर देते हैं, लेकिन इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। जो आप ऊपर जो कॉलेज को टीएफडब्ल्यू दे रहे हैं तो पहले उसका रैंक, आपका खुद का रैंक चेक कीजिए कि अपना रैंक क्या है, वहाँ पे अपना रेगुलर की सीट से नंबर लगता है या नहीं, ये भी चेक कर लिए। अगर नहीं लगता तो वहाँ पे टीएफडब्ल्यू क्यों भरना है, बराबर है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोल देता हूँ आपको कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को टीएफडब्ल्यू ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वहाँ की ट्यूशन फीस बहुत कम रहती है, इसके लिए वहाँ पे टीएफडब्ल्यू ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टीएफडब्ल्यू कहाँ देना, जिस कॉलेज आप जहाँ से प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट करोगे, इवन वो हायर रैंक का भी रहा, आपके रैंक में नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे आप टीएफडब्ल्यू ऑप्शन फर्स्ट, बाद में आप रेगुलर ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टीएफडब्ल्यू ऐसा मत कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑल टीएफडब्ल्यू दे दो, बाद में सब रेगुलर दे दो। इससे क्या होता है, आपकी ऑप्शन जो प्रायोरिटी बहुत नीचे आ जाती है, जो आपको कॉलेज मिलने वाला वो बहुत आपके मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आ जाता है। तो आप जितना हो सके 1 ऑप्शन टीएफडब्ल्यू 1 ऑप्शन रेगुलर ऐसा अगर आप रखा आपने तो आपको उसका ह्यूज बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो अभी अपना प्रोविजनल हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया, बाद में मैंने टीएफडब्ल्यू के बारे में बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैप राउंड प्रोसेस। अभी कैप राउंड प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर कैप राउंड प्रोसेस कब, कैसे और कितने दिनों के लिए होगा। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैप राउंड ये जो प्रोसेस है उसके पहले आप जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक आया है वो रैंक पहले चेक कर लीजिए कि अपना रैंक क्या है। उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट जब लगने वाली उसी दिन आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपको केयरफुली चेक कीजिए कि कौन से कॉलेज में कितनी जगह आपको मिली है। समझो ओपन के कैंडिडेट, ओपन के लिए कितनी सीट्स हैं, उसमें ओपन में डिवाइडेशन हो जाएगा, ओपन जनरल और फीमेल में हो जाएगा डिवाइडेशन, बाद में ओबीसी जनरल और फीमेल में डिवाइडेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल एंड फीमेल, वहाँ पे क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जनरल एंड जेंट्स यानी फीमेल एंड इज अ लेडी सीट ऐसे कंसिडर करते हैं, लेकिन जनरल में सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इवन वहाँ पे जनरल अगर कंसिडर किया तो आप बहुत सारे कैटेगरीज के भी स्टूडेंट्स आते हैं, इवन फीमेल कैंडिडेट की भी सीट अलॉटमेंट हो सकती है जनरल में। तो वो जनरल में जेंट्स नहीं है, जनरल में जनरल ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। बाद में फीमेल जो है तो स्पेसिफिक रिजर्वेशन के हिसाब से फीमेल का सीट आ जाएगा आपका। ओके, तो अभी सीट मैट्रिक्स में आपने अपने कितनी सीट्स है वहाँ पे ये चेक करना है और उसके हिसाब से कैप के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म शॉर्ट लिस्ट बनानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बिना सीट मैट्रिक्स देके, बिना फाइनल रैंक देके अपने आप एक 10-12 कॉलेज निकाले हैं और वही कॉलेज आप फाइनल कर रहे हैं। लेकिन दिस ईयर जो भी प्रोसेस है ये बहुत शॉर्ट टाइम प्रोसेस है, इस आपके बनने वाले हैं, आपका इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होने वाला है। तो बी केयरफुली, आप जो लिस्ट बना रहे हैं वो थोड़ी लिस्ट अगर आपने बढ़ा भी ली तो आपका कुछ लॉस नहीं है, लेकिन कम की तो आपका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट ने अगर इंफॉर्मेशन वाउचर देगा गवर्नमेंट का, तो उन्होंने क्या मेंशन किया, आपको फर्स्ट से लेके 300 चॉइस आप भर सकते हैं। तो कंजूसी क्यों करनी है, आपको 300 ऑप्शन भरना है तो आपके रैंक के हिसाब से एटलीस्ट आप 25 ऑप्शन तो भर दीजिए।
ओके, क्योंकि क्या है बाद में अगर सेकंड राउंड के लिए आप मतलब बोलेंगे कि मुझे ऑप्शन में बढ़ाऊंगा, तो उसका फायदा नहीं होगा। अगर ऑप्शन बढ़ाने हैं तो आप फर्स्ट राउंड को ही बढ़ाइए, सेकंड राउंड को अगर आपने ऑप्शन ऐड किए तो उसका फायदा आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो आपको जो ऑप्शन देने हैं वो फर्स्ट राउंड के अच्छी तरह से देना पड़ेगा। और अभी सेकंड बात क्या है, ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, एक सिंपल सिंपल मैं प्रोसेस बताता हूँ। वन साइड पे आपने आपको कॉलेज कोड लिखिए, बाद में आप कॉलेज कौन सा डालने वाले ये लिखिए, उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाइए, आपको कौन से सीक्वेंस से कॉलेज डालने हैं उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाइए, और उस शॉर्ट लिस्ट बना के ही आप ऑप्शन फॉर्म फिल कीजिए। वहाँ पे अगर आपने साइड पे ऑप्शन फॉर्म ओपन किया तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, डिपार्टमेंट का कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कौन सा है, इसमें आप कन्फ्यूजन आप करके लेंगे। तो इसकी वजह आप एक शॉर्ट लिस्ट निकालिए, वहाँ पे क्लियरली फर्स्ट चॉइस दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेकंड चॉइस प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर किसी स्टूडेंट्स को उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से नियर बाय प्लेस या उसके होम टाउन या जिस जैसा भी उसका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से बस शॉर्ट लिस्ट निकाल के ऑप्शन दीजिए। ऐसा नहीं कि साइड खोली, कॉलेज दिखा, क्लिक किया, लिया, सीक्वेंस लगाया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा मत करो आप, क्योंकि दिस ईयर बी फार्मेसी की ऑलरेडी बहुत कम सीट्स है, और सीट्स कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है दिस ईयर। ओके, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऑप्शन भर दिया और आपका दोनों राउंड नॉट अलाउड, बाद में तो आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप जब भी ऑप्शन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल करते शॉर्ट लिस्ट निकाल लीजिए, बाद में आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और दूसरा, फॉर्म का रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या है, जो भी आप ऑप्शन फॉर्म दे रहे, जो भी आप ऑप्शन दे रहे, वहाँ पे आपको ऐसा फर्स्ट ऑप्शन देना है कि जहाँ पे आपका नंबर भी लगा तो आपको कुछ रिग्रेट नहीं होने वाला, वैसा आप ऑप्शन दीजिए। मैं आपको वो ऑप्शन बोल देता हूँ, आईसीटी माटूंगा जो मुंबई का कॉलेज, जो सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन वही दिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आईसीटी माटूंगा आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट ऑप्शन आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अगर आपने चेक किया तो बस 2021 में ऐसा रूल नहीं है, इसके पहले भी जो भी स्टूडेंट्स को अगर फर्स्ट चॉइस अलाउड होती थी उसकी एटो फ्री चॉइस होती थी, उसके लिए नेक्स्ट राउंड या अदर राउंड उस एलिजिबल नहीं रहता था, उसके लिए बस एक ही राउंड रहता है, बाद में इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। तो आप जो भी लोअर रैंक के कॉलेजेस है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो, जो भी हायर रैंक के, पता है मुझे नहीं लगने वाला कॉलेज जो बहुत हाई रैंक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है, बी फार्मेसी में ऑलरेडी महाराष्ट्र में अभी तक मैं जितना डेटा कलेक्ट कर पाया हूँ वहाँ तक मुझे 177 समथिंग कुछ तो बी फार्मेसी के लिए कॉलेजेस है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी जैसे समझो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है जाने एडमिशन लेने की, पूना यूनिवर्सिटी। तो पूना यूनिवर्सिटी में 59 कॉलेजेस हैं, बराबर है। अगर यही रेशियो अगर इंजीनियरिंग में आप कंसिडर करते हो तो वहाँ पे 113 कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन बी फार्मेसी के लिए ओनली 59 कॉलेजेस पुणे यूनिवर्सिटी में है। तो बी केयरफुली ऑप्शन आपको फील करना पड़ेगा। ओके, अगर आप अपने लोकल कॉलेज, बी फार्मेसी का एक बात बोल देता हूँ मैं, अगर आपने थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कॉलेज लिया तो इतना इफेक्ट आपके प्लेसमेंट या अदर चीज़ों पे नहीं होता। तो क्या है, अगर आप ऑप्शन देते हो तो जैसे मैंने बोला एक टॉप शॉर्ट लिस्ट निकाल लीजिए, बाद में आप उसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, बाद में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या जो भी गवर्नमेंट एडेड वगैरह कॉलेजेस है उसकी अलग से एक लिस्ट निकाल लीजिए और उसके हिसाब से फिल करो। तो अभी लास्ट पॉइंट में आपको बता देता हूँ कि महाराष्ट्र में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और कौन से कॉलेज की प्रायोरिटी टॉप 10 में होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल देता हूँ। महाराष्ट्र में अगर आप सोचते हो कॉलेज लेने के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे मैंने अभी बताया आईसीटी माटूंगा, इससे भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑप्शन आईसीटी माटूंगा रहा तो भी चलेगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी अगर लेडीज कैंडिडेट है उनके लिए महाराष्ट्र में बी फार्मेसी के लिए ओनली, जैसे इंजीनियरिंग में कमिंस कॉलेज ओनली फॉर लेडीज के लिए, भारतीय विद्यापीठ ओनली फॉर, एसएनडीटी ओनली फॉर लेडीज के लिए, ऐसे कॉलेज है। वैसे ही बी फार्मेसी में ओनली फॉर लेडीज के लिए, तो मैं आपको कॉलेज भी बता दूं, कॉलेज के लिए ऑप्शन वहाँ पे चूज कर सकते हैं। बहुत सारे रहते कि चाहिए वहाँ पे अगर रहा तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मुंबई में जो आपको लेडीज के लिए ऑप्शन देना है तो फर्स्ट ऑप्शन अपने एसएनडीटी में देना है तो पेस मॉडर्न पुणे का कॉलेज है वहाँ पे दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आप प्रवरा कॉलेज नासिक में। ये ओनली 3 कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में जहाँ की ओनली लेडीज के लिए कॉलेजेस है।
और आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा, वहाँ पे सीट डिवाइडेशन जनरल के लिए नहीं होगी, जो जनरल के लिए बिल्कुल नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ फीमेल सीट फिलअप हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी क्लियर हो गया लेडीज के लिए। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कौन से बी फार्मेसी में, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि बी फार्मेसी में टोटली 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। उसमें फर्स्ट गवर्नमेंट अमरावती, गवर्नमेंट औरंगाबाद, गवर्नमेंट रत्नागिरी, गवर्नमेंट नागपुर और गवर्नमेंट कॉलेज कराड़, ये 5 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। बाद में एडेड और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ऐसे कुछ समझो कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐसे कुछ कॉलेज है गवर्नमेंट से भी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप उस कॉलेज का भी आपको थोड़ा सा लिस्ट में अगर आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इस कॉलेज में आपका नंबर लगेगा तो आपके लिए एक तो इंफ्रा अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो वो अच्छा रहेगा, बाद में भी आपके लिए पूरा अच्छा रहेगा। तो मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताऊंगा, टॉप लेवल आपको लिखना है तो अगर आप नोट आपके लिए कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स ऐसे आ गए कि सर कॉलेज कोड कौन सा होता है, कॉलेज कैसे चूज करें, एक नाम के ऐसे 2-3 कॉलेजेस रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल में जो जितना पॉसिबल हो सके मैं उसको आपको कॉलेज कोड भी दे सकता हूँ। ओके, चलो, तो फर्स्ट कॉलेज है ICT माटुंगा, उसका आप कॉलेज कोड लिख लीजिए 3036। एंड EST एंड ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जितना मुझे निकालने आता है मैंने उतना आपको एग्जैक्ट डेटा देने की कोशिश की है। इसका 1958 इस्टेब्लिशमेंट है। सेकेंड कॉलेज, अगर आपको फीस का कोई टेंशन नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं है फीस के बारे में, तो आप सेकेंड कॉलेज ले सकते हैं, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी ले सकते हैं, उसका कॉलेज चॉइस कोड है 3016। ओके, 3016, और उसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1970। ओके, ये सेकंड कॉलेज। बाद में जैसे मैंने कहा कि आप मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ का कोड मैं बोल देता हूँ, कॉलेज कोड 6008। बाद में आप गवर्नमेंट रत्नागिरी भी ले सकते हैं, उस कॉलेज का कोड है 3005। अगेन रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज रत्नागिरी 3005। बाद में आप ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद, उसका कॉलेज कोड है 2009 और उसकी स्टैब्लिश है 1996। और रत्नागिरी की बात रह गई थी स्टैब्लिश, और कराड़ की रह गई थी, उसकी स्टैब्लिश है 1964। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़, इसका कॉलेज कोड मैं अगेन रिपीट करता हूँ 6008 और इसकी ईयर ऑफ स्टैब्लिश है 1964। बाद में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कराड़ रत्नागिरी कहा था, उसकी कॉलेज कोड है उसका 3005 और उसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2009, मतलब 2009 का कॉलेज है। बाद में मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ औरंगाबाद, उसका कॉलेज चॉइस कोड है 2009, इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1996। ओके, ये मतलब गवर्नमेंट कुछ और गवर्नमेंट एडेड कुछ कॉलेज ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ये अभी टॉप मतलब टॉप मैंने 5-7 कॉलेज बोल दिए। बाद में आप मुंबई का कॉलेज और एक है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी कॉलेज आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं टॉप 10 के हिसाब से। वहाँ पे आपका कॉलेज कोड बोल देता हूँ मैं 3016 एंड कॉलेज का ईयर इस्टेब्लिश है 1970। ओके, बाद में मुंबई के कॉलेज है KM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज कोड है 3015 और कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट है 1971। ओके, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर फार्मेसी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर फार्मेसी कॉलेज, उसका कोड है 4006 और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1956। ये भी टॉप रैंक में कॉलेज आ जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉलेज है NDMVP नाशिक, कॉलेज कोड है 5005 और उसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1982। ओके, तो अभी 9 नंबर का कॉलेज में बोल देता, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ फार्मेसी, उसका कॉलेज कोड है 3226। अच्छा कॉलेज है, ले सकते हैं ऑप्शन में। बाद में पुणे का कॉलेज महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ फार्मेसी कॉलेज, कॉलेज कोड है 6255 और कॉलेज की स्टैब्लिश है 1997। ओके,
ये मेरे हिसाब से जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए गाइड करता हूँ, या हमारे रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये प्रोसेस करता हूँ, उनके लिए निकाले वाले टॉप 10 कॉलेजेस है, इसलिए मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये पूरी लिस्ट अगर आपने टॉप 10 में रखी तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप कमेंट्स करोगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको लिए अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो और न्यू न्यू अपडेट्स लेके आ सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट डाउट्स क्या चल रहे हैं मन में, या उनके प्रॉब्लम्स क्या है कॉलेज रिगार्डिंग, अदरवाइज फीस रिगार्डिंग, या जो भी कुछ है उस रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे या मेरा पूरा सेशन है देखोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आने वाला बी फार्मेसी प्रोसेस के बारे में, हम बात करने वाले हैं बी आर्च के बारे में। बी आर्च जो भी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बी आर्च में आज जो वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे आप एनआईटी आईआईटी के बारे में मत सोचिए, मैं ओनली फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट की जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रिमेनिंग डेट्स बाकी है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बाद में आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या देखना है, कौन से रैंक का वेटेज क्या रहेगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बाद में आपका फाइनल रैंक जो आने वाला है उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैप राउंड प्रोसेस, जब आप कैप राउंड प्रोसेस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते होगे तब आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड लास्ट पॉइंट कि टोटल महाराष्ट्र में बीआरएच के लिए कितने टॉप कॉलेज, कौन से टॉप कॉलेजेस, मतलब मैं टॉप 10 कॉलेज की आपको लिस्ट देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, कॉलेज ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, एंड इफ इट पॉसिबल सो आई टेल यू फी स्ट्रक्चर। ओके, सो प्लीज आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए कि दिस ईयर बीआरएच प्रोसेस होने कैसे वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में कि अब बात करते हैं हम जो भी अब रिमेनिंग डेट्स बाकी है, मतलब 21 दिसंबर तक आपको बीआरएच का रजिस्ट्रेशन करना है। 21 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन एंड ई स्क्रूटनी कर सकते हैं। लास्ट डेट 15 था लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डेट बढ़ा दिया है, अभी वो लास्ट डेट है 21 दिसंबर तक। ओके, तो अभी आपको अगर किसी स्टूडेंट्स का अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कर सकता है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब प्रोसेस हो जाने के बाद आपके 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग के आफ्टर 2 डेज आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हमें क्या करना है, ओके, और किसे किसे इसके इसमें ग्रीवेंस करना है, किसे नहीं करना है, ये भी मैं आपको बोलने वाला हूँ। समझो अब आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 21 एंड 24 को लगेगा। एक चांस है अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो, अगर हो गई तो आगे बढ़ भी सकता है। तो 24 का आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरा आपका फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने बेसिक इंफॉर्मेशन फिलअप की है वो इंफॉर्मेशन क्लियर बीट टू बीट चेक करना है। आपकी कुछ मिस्टेक भी हो गई तो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको फर्स्ट प्रोविजनल पूरा चेक करना पड़ेगा। इनकेस अगर आपकी मिस्टेक हो चुकी है तो आप ग्रीवियंस डाल के ऑनलाइन ई स्क्रूटिनी के थ्रू आप अगेन आपका कन्फर्मेशन कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती है, जेंडर चेंज हो सकता है, कैटेगरी टू मेल कैटेगरी चेंज हो सकती है, इनकेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रोल नंबर गलत भर दिया होगा, या किसी स्टूडेंट्स के 10th के मार्क्स गलत हो चुके हैं, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है वहाँ पे, वो आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि 12 का डेटा तो ऑटोफीड है, जो भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है, अदर देन बोर्ड की जो स्टूडेंट्स है उन्होंने मैन्युअली सेट किया डेटा, अगर उसमें भी कुछ गलत हो चुका है आपकी फॉर्म में तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये आप प्रोविजनल में कर सकते हैं। आपको प्रोविजनल में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजनल में कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास, मैं देख रहा था 21 मई तक उनका नॉन क्रिमिनल का प्रॉब्लम आ रहा था, किसी स्टूडेंट्स की वैलिडिटी प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि फॉर्म भरते टाइम ओपन से फॉर्म भर दिया। तो आपको एक चांस है कि आप अपना जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है लगने के बाद 2 डेज आपको ग्रीवियंस टाइम मिलेगा, उस ग्रीवियंस तक आप अपना जो भी रिमेनिंग सबमिशन बाकी है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर आपने कंप्लीट कर दिया आप ओपन से कैटेगरी में आ जाएंगे और आपका अलग से बाद में फाइनल में अलग रैंक मिलेगा आपको। जिस स्टूडेंट्स का अगर ओपन में मिला है अभी रैंक प्रोविजनल में, तो उसका इंडिविजुअली कैटेगरी रैंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसको करना है, जिस स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक हो गई है उस स्टूडेंट्स को ही करना है। अगर किसी की कुछ मिस्टेक नहीं है, सब क्लियर है, तो उस स्टूडेंट्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, याद रखिए, नहीं तो ऐसा लगेगा आपको कि प्रोविजनल में सबको ही ऐसा करना है, सबको नहीं, जिसका कुछ करेक्शन है उसके लिए करना पड़ेगा, जिसका कुछ करेक्शन नहीं है उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की तरफ। फाइनल मेरिट लिस्ट में आप मतलब क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट, इन द सेंस कि फाइनली जो आपका स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक इसमें आएगा, और ये जो रैंक आने वाले ये आपके फाइनल रैंक ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज बाद में नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या राउंड वन के बाद कुछ रैंक चेंज होते हैं क्या, नहीं होते। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो रैंक आया है वो रैंक आपका जब तक एडमिशन प्रोसेस है, कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकेंड एंड इंस्टीट्यूट लेवल, यहाँ तक आपका यही रैंक रहेगा, इसमें नो चेंज। ओके, तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि बोल रहे हैं कि सर रैंक चेंज क्यों होता है फाइनल में। तो रैंक चेंज मैंने जैसे अभी प्रोविजनल का बताया कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम ओपन से किया है, बाद में ग्रेवियंस टाइम उन्होंने ओपन टू कैटेगरी में आ गए, तो आपका रैंक थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, एक चांस है थोड़ा सा। मतलब मैंने जो देखा अभी तक 99% रैंक बढ़ा ही है, जैसे 1020 तक बढ़ेगा, जैसे आपका रैंक बढ़ेगा उस रिकॉर्डिंग आपका रैंक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कि दिस ईयर 2021 में बीआरएच के लिए कितनी सीट्स, कितनी कौन सी कॉलेज को कितनी सीट मिल रही है। ओके, क्योंकि अभी तक जो सीट है वो लास्ट ईयर की सीट है, यहाँ पे कुछ सीट बढ़ भी सकती है, कुछ कम हो भी सकती है, कौन सा कॉलेज रहता भी है यहाँ पे, कौन सा कॉलेज नहीं रहता, ये आपको कब पता चलेगा, जब आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, तब आपको ये पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि कौन से कॉलेज इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन सी कॉलेज की कितनी सीट है यहाँ पे। और मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन से टॉप कॉलेजेस है, ये भी मैं आपको बोल दूंगा। तब तक आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कि ताकि मैं आपको और भी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा। और रही बात, अगर इस वीडियो में हमारी तरफ से कुछ अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि सर इस इन्फॉर्मेशन के लिए और आप मुझे अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि और आपको डीप इन्फॉर्मेशन में कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, चलेगा। अभी नेक्स्ट पोर्शन बात करते हैं हम सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स देखते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल, लेडीज, ये फर्स्ट चेक करना पड़ेगा, जनरल के लिए कितनी सीट है, लेडीज के लिए कितनी सीट है। वैसे हर कैटेगरी, जैसे ओपन का रहा, ओबीसी का रहा, एससी एसटी, हर कैटेगरी हर स्टूडेंट्स के लिए पूरा सीट मैट्रिक्स वहाँ पे मिलता है, मतलब हर कॉलेज का सीट मैट्रिक्स मिल जाता है आपको। तो केयरफुली चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट बनानी होगी। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्रोसेस और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना नाटा स्कोर, अपने जेई का पेपर 2 के स्कोर और बोर्ड के जो भी इनको मार्क्स मिले उसके हिसाब से अभी तक वो कॉलेज निकाल रहे थे। तो भैया सुन लो, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका रैंक नहीं आता तब तक आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, बराबर है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बस आपके रैंक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नाटा के, बराबर है। लेकिन आपको एग्जैक्ट कॉलेज कैसे मिलेंगे, जो भी आपका प्रोविजनल या फाइनल में रैंक आ रहा है उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलने वाले। तो ये आप प्रोसेस तब से ही स्टार्ट कीजिए, कब से, जब आपका प्रोविजनल आ जाएगा तब से आप कॉलेज लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट बनाना चालू कीजिए। तो अभी शॉर्ट लिस्ट बनाते टाइम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आप, ब्रांच तो नहीं है बीआरएच में, तो फर्स्ट आप कॉलेज चूज कीजिए, कॉलेज टॉप कॉलेजेस का प्रेफरेंस चूज कीजिए। फर्स्ट टॉप 10 में सबका ड्रीम कॉलेज रहता है सर जे कॉलेज, बराबर है। सबका एक ड्रीम कॉलेज है सर जे कॉलेज, सर आई मीन मैंने सर जे कॉलेज, कॉलेज का नाम है, ये सबका ड्रीम कॉलेज है। ओके, बाद में आता है रचना सदन, बराबर है। नहीं तो कोई रचना सदन फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकता है, सेकंड जे कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकता है। तो ये आपके ड्रीम कॉलेज है। तो सबके लिए और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, नंबर लगे या ना लगे, फर्स्ट ऑप्शन आप जे कॉलेज दे दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जे नहीं देना तो आप रचना सदन दीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपको कैप राउंड फर्स्ट में अगर फर्स्ट ऑप्शन अलॉट हो गया तो आपको वहां पे कंपलसरी कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करनी ही है।
इसलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन जो भी है सर जे या रचना सदन। अगर आपने अदर देन कौन सा ऑप्शन दिया और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आपका नंबर लगा, तो आपको वहाँ पे एडमिशन कंफर्म लेना ही पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आप बाद में जो भी राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन छोड़ के अगर दूसरे ऑप्शन में नंबर लगा तो ही आप दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में लगा तो आपका ऑप्शन ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ये वो कंसिडर प्रोसेस कैसे करेंगे कि दिस फर्स्ट राउंड में आप फुलफिल सेटिस्फाई है, आपको नेक्स्ट राउंड की जाने के लिए जरूरत नहीं है, और जो भी मुझे कॉलेज मिला है मैं वहां जाके रिपोर्टिंग करूंगा। तो बेटर से आप जो फर्स्ट ऑप्शन देने वाले हैं ये सर जे लगा तो ड्रीम कॉलेज जो भी आर्ट है, ओके। तो ये दीजिए। तो बाद में क्या है, जो लिस्ट बनाने वाले हो तो मैंने बोल दिया कि आपको फर्स्ट ऑप्शन कौन सा भरना है। अभी आपको सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट कैसे बनाइए, डिपेंड लास्ट ईयर कट ऑफ, डिपेंड लास्ट ईयर रैंक जो भी है उसके हिसाब से आप लिस्ट बनाइए। वहाँ पे आप केयरफुली कौन से कॉलेज का वेटेज क्या है क्या नहीं है पूरा इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए। फिर भी मैं आपको एक टॉप 10 कॉलेजेस बोल देता हूँ कि टॉप 10 कॉलेजेस आपको कौन से फील करने हैं। आपकी लिस्ट जब आप प्रिपरेशन करोगे तब आपको कौन सा फील करना है। आप फर्स्ट ऑप्शन सर जे कॉलेज दे सकते हैं। मैं आपको कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोड और कॉलेज का ईयर ऑफ एस्टेब्लिश बता देता हूँ, और उसका फीस भी अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आपको। अभी मैंने फीस स्ट्रक्चर पूरा निकाला नहीं है। अगर आपको फीस चेक करना है फिर भी, तो आप शिक्षण शुल्क समिति पे जाके फीस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बस आपको ट्यूशन फीस मिलेगा, बाद में जो रिफंडेबल डिपॉजिट है, बाद में डेवलपमेंट फीस है, और आपको कॉलेज पे ही जाके पता चलेगा कितना फीस है। और इवन क्या प्रॉब्लम के बाद वेबसाइट पे आ जाएगा, कॉलेज की वेबसाइट पे आ जाएगी फीस स्ट्रक्चर क्या लगेगा, ओके। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात वीडियो में मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको BR के टॉप 10 कॉलेजेस देने वाला हूँ। तो अभी आप नोट डाउन अगर करना चाहते हैं तो आप कीजिए, मैं आपको स्लोली वन बाय वन कॉलेज, कॉलेज नेम, कॉलेज का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बताने वाला हूँ, ओके। तो अभी फर्स्ट कॉलेज कौन सा है हमारा, मेरे हिसाब से जो मैं स्टूडेंट्स को टॉप 10 कॉलेज रिकमेंड करता हूँ, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट कॉलेज सर जे कॉलेज। वहां पे आपको टोटल 67 सीट मिलेगी। मुंबई में कॉलेज 3019 और टोटल नंबर ऑफ सीट 67 सीट है। सॉरी। नेक्स्ट कॉलेज है रचना सदन, ओके। नेक्स्ट कॉलेज का कोड है 3018। और सर जे कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट बताने वाला हूँ कि सर जे कॉलेज की स्टैब्लिश है 1930, ओके। और रचना सदन का कॉलेज कोड 3018। कॉलेज की ईयर ऑफ स्टैब्लिश है 1999 एंड सीट इंटेक है 40, ओके। और नेक्स्ट कॉलेज है, मतलब टॉप 10 कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, रिजवी कॉलेज, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। इसका टोटल इंटेक है 80 सीट का। इसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1992 की। अगर यही लिस्ट आपने टॉप 10 में भी फिलअप की तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा टॉप 10 मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता और कोई कॉलेज सके, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी अलग रहती है। अगर समझो कोई महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में स्टूडेंट्स रहते हो तो मैक्सिमम उनकी प्रायोरिटी पुणे कॉलेजेस के लिए रहती है, आई मीन पुणे यूनिवर्सिटी के लिए रहती है। तो उसके हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सर जे, सेकेंड रचना सदन। अभी थर्ड ऑप्शन है कमला रहेजा कॉलेज। कॉलेज कोड है 3247। कॉलेज में कमला रहेजा, कॉलेज कोड 3247, और कॉलेज ईयर ऑफ इस्टेब्लिश है 1992 और टोटल सीट है 80 सीट है। बाद में कॉलेज है LS रहेजा। कॉलेज कोड है 3251। कॉलेज की ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2007 एंड टोटल सीट है 80। बाद में यहाँ से आप अगर इंटरचेंज करना चाहते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, इवन आपके नियर बाय प्लेस के हिसाब से, तो भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर सिंहगढ़ ले सकते हैं, DY पाटिल ले सकते हैं, महाराष्ट्र कॉलेज ले सकते हैं। मतलब सीक्वेंस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए, आपकी रिक्वायरमेंट अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अभी फिफ्थ कॉलेज में बोल देता हूँ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई का कॉलेज, सर इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। कॉलेज का कोड है
3249, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1995 और कॉलेज सीट है 60। बाद में नेक्स्ट कॉलेज है ठाकुर कॉलेज, कॉलेज कोड है 3472, कॉलेज का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2014 और टोटल सीट है 18 सीट। बाद में नेक्स्ट कॉलेज है पिल्लाइज कॉलेज, कॉलेज कोड है 3245 और कॉलेज की ईयर ऑफ इस्टेब्लिश 2010, कॉलेज की इस्टेब्लिश जो है तो 2010 की है। ओके ठीक है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हो तो आप डी वाई पाटिल सिंहगढ़ या एमएमसीवी करवेनगर जो कॉलेज है वो आप ऊपर ले सकते हैं। समझो आप वो टॉप 2 सरजेजा और कमला रहेजा और रचना सदन होने के बाद आप अदर दैन भी कॉलेजेस ले सकते हैं, जैसे कि डी वाई पाटिल सिंहगढ़ एमएमसीवी ऐसे पुणे के कॉलेजेस ले सकते हैं और आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है ऑप्शन भरते टाइम तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जितना हो पॉसिबल हो सके उतना मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है। और मैंने जैसे कहा अगर ये वीडियो सच में आपके कुछ फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद हो आपके लिए या कुछ थोड़ा बहुत कुछ यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट और फ्यूचर अपडेट के लिए आप बेल आइकन प्रेस। हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की जो रिमेनिंग प्रोसेस है उसके बारे में। अभी रिमेनिंग प्रोसेस क्या है कि हमारी लास्ट डेट दिसंबर 15 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन या कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने डेट बढ़ा दी है। अभी वो डेट है 22 दिसंबर, ये लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन एंड ई वेरिफिकेशन की या ई स्क्रूटनी अगर कुछ जनरेट होगी तो आप 22 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड ई वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है आगे, ये मैं टोटल आपको इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं और बाद में जो आपका सीट मैट्रिक्स आने वाला है उस सीट मैट्रिक्स में आपको कैसा सीट मैट्रिक्स फॉलो करना है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस मतलब न्यू चेंजेस कुछ आए हैं कि हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बाद में आपका जो कैप राउंड प्रोसेस है, कैप राउंड फर्स्ट कैप राउंड सेकेंड, ये भी हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जो है हम इस प्रोसेस में जो भी इंजीनियरिंग के टॉप 10 महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस है उसके बारे में डिस्कस करने हैं। उस टॉप 10 कॉलेजेस में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कॉलेज कोड क्या है, कॉलेज में कितनी ब्रांचेस है, कॉलेज का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इवन ब्रांच का अलग से कोड क्या है और ब्रांच का अलग से ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये मैं पूरा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक अगर देखा आपने तो ही आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ओके, तो आप प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। तो मैं आपको फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ कि आपका जो 22 दिसंबर से सॉरी 22 दिसंबर के बाद आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने वाला है और नियर अबाउट 24 तक आपका फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। तो आपको फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या करना है कि जो भी आपका आपने डेटा फिल किया है उसमें आपका पूरा नाम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट मेल वगैरह जो भी डेटा आपने फिलअप किया है, अगर इसमें आपको कुछ करेक्शन करना है या कुछ न्यू एडिट करना है या अगर समझो आपने भरते टाइम 10 के मार्क्स गलत हो चुके हैं या 12 के मार्क्स गलत हो चुके हैं या समथिंग जो भी आपकी परेशानी है या कुछ आपकी प्रॉब्लम से फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो अपनी प्रोविजन मेरिट लिस्ट देखते टाइम आपको ईच एंड एवरी बिट टू बिट इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी। इसमें अगर कुछ आपका गलती से मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ मिस्टेक हो गया और ई स्क्रूटनी सेंटर ने फिर भी वेरीफाई कर दिया तो आपको 2 दिन में वो ग्रीवियंस डाल के कंप्लीट करना है ऑनलाइन। ओके, तो प्रोविजनल में आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मिस्टेक है आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की कुछ मिस्टेक नहीं है, पूरा फॉर्म ओके है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि प्रोविजनल में सभी स्टूडेंट्स को प्रोसेस करना है, ऐसा नहीं है। जिस स्टूडेंट्स की सच में कुछ क्यूरीज है वो सॉल्व कर सकता है। और क्या कर सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, और आपको क्या करना है जिस स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरते टाइम EWS नो हो चुका है, TFWS नो हो चुका है या उसका ओपन से रजिस्ट्रेशन कर दिया उन्होंने, तो वो सभी स्टूडेंट्स प्रोविजनल की दो ग्रीवियंस डे है, उस डे में वो क्या कर सकते हैं कि
जो रिमेनिंग सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये फुलफिल करके वो ओपन से कैटेगरी में आ सकते हैं। इतना सब आप प्रोविजनल में कर सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी स्टूडेंट का कुछ करेक्शन नहीं है, वो सीधा अपना क्या करना, ऑल इंडिया रैंक चेक करना, बाद में उनका स्टेट रैंक चेक करना, कैटेगरी है तो कैटेगरी रैंक मेंशन हो जाएगा, अगर TFWS किया तो TFWS रैंक अलग से आ जाएगा, नहीं तो आपका TFWS रैंक नहीं आएगा। ये आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेक करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने ओपन टू कैटेगरी स्टूडेंट्स में अप्लाई किया है, तो उन स्टूडेंट्स अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका रैंक चेंज हो जाएगा, वो कैटेगरी में आएंगे। और जिसका कुछ करेक्शन नहीं था जिस स्टूडेंट्स का, उसका रैंक्स अगर समझो 2000 है, तो उसका 2000 से लेके 2020, 2025, 30 ऐसा थोड़ा सा बढ़ेगा। रीज़न क्या है, ये जो ओपन के अगर अदर देन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उन्होंने अगर उनका सबमिशन करके कैटेगरी में फिलअप किया, तो उनका रैंक कैटेगरी से आएगा और आपका रैंक थोड़ा सा बढ़ेगा। रीज़न ये है। बाद में आपका प्रोसेस क्या है, बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक आने वाला है, वो आपका रैंक जब तक आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस नहीं होती तब तक वही रैंक रहने वाला है। आपका बाद में क्या आप राउंड 1, क्या आप राउंड 2 के बाद कोई रैंक चेंज नहीं होता, डिपेंड अपॉन वैकेंसी या डिपेंड जो भी रीजन से, उसके हिसाब से आपका रैंक चेंज नहीं होगा। जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक आएगा, वही आपकी पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म होने तक वही रैंक रहेगा। क्या आप राउंड 1, क्या आप राउंड 2 और इंस्टीट्यूट लेवल के लिए भी वही रैंक रहेगा। उसमें कोई भी चेंज बाद में नहीं होता। इनकेस आपके मार्क बढ़ भी गए, आपको वैलिडिटी मिली, कुछ भी रहने दो, वो रैंक कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा फाइनल मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स आने के बाद आप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए कि दिस ईयर कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में कितनी ब्रांचेस है, क्या है, कट ऑफ क्या है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सीट मैट्रिक्स में मिलेगा। सीट मैट्रिक्स आप देखते टाइम क्या करना पड़ेगा, जनरल, लेडीज, कैटेगरी वाइज पूरा देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको ऑप्शन फॉर्म फिल किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ टॉप कॉलेज का, अगर कॉलेज ही आपकी चॉइसेस है टॉप कॉलेज की, अदर देन नहीं है, तो आप सीट मैट्रिक्स के पहले भी ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि बहुत बार ऐसा हो चुका है, लास्ट ईयर या लास्ट कौन से भी ईयर उठा के देख लीजिए आप, तो सीट मैट्रिक्स जब कैंप राउंड चालू होता है उसके 1-2 दिन बाद ही आता है। तो अगर आपने भरा भी तो कोई इतना लॉस नहीं होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी इंजीनियरिंग में सीट है, तो लॉस नहीं होगा। तो अभी नेक्स्ट क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स हो गया। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग में क्या, मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनका जो परसेंटाइल है, परसेंटाइल के हिसाब से वो अपना कॉलेज चूज कर रहे हैं, परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेज निकाल रहे हैं, ब्रांच चूज कर रहे हैं। बाद में बहुत सारे ऐसी मतलब एग्जैक्ट एनालिसिस देखे बिना ही उन्होंने कॉलेज लिस्ट बना भी दी है, और उसमें बहुत सारे अभी मैंने देखे एरर्स भी है। तो उनको ये पूरा करेक्शन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनको क्या करना पड़ेगा, मैं सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जितना मुझे अभी अभी तक डेटा कलेक्ट किया मैंने, उसकी रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा कि कैप राउंड भरते टाइम, मेरा थर्ड पॉइंट जो मैंने जैसे बोला, प्रोविजनल कंप्लीट किया, फाइनल कंप्लीट किया, देन सीट मैट्रिक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया क्योंकि ये बेसिक प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मेन प्रोसेस है अपना कैप राउंड। अभी कैप राउंड में क्या करना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने महाराष्ट्र में टोटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस कितने हैं, और मुझे कितने कॉलेज को अप्लाई करना है, और उसमें मुझे जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच है या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ब्रांच चाहिए लेकिन उस कॉलेज में नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा, अभी जब काउंसलिंग चालू था तब ऐसे बोल रहे थे, सर मुझे एरोनॉटिकल ब्रांच चाहिए, कोई बोल रहा था एग्रीकल्चर ब्रांच चाहिए, कोई रोबोटिक्स ब्रांच चाहिए। तो मैं उनको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपको ये जो ब्रांचेस चाहिए, ये ब्रांचेस टोटली IIT NIT की ब्रांचेस हैं। अभी महाराष्ट्र कॉलेज की अगर आप बात करते, तो यहाँ पे बस ऐसे लिमिटेड, जो आप उंगलियों पे गिन सकते, इतनी कॉलेज है कि उन कॉलेज को ऐसी ब्रांचेस है, क्योंकि ये टोटली ब्रांचेस है। IIT NIT में मैक्सिमम कॉलेज के लिए है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत कम कॉलेज के लिए। ऐसे बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर रोबोटिक्स के लिए मुझे अप्लाई करना है, अप्लाई करना है, बाद में इंजीनियरिंग के लिए, तो ये ब्रांचेस
इंजीनियर कम जगह, ये भी आपको आगे अभी आपको क्या करना है, आप जो ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हैं, फील करते टाइम आपको क्या फील करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट ही फील करना है या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस फील करना है या ओनली प्राइवेट कॉलेज फील करना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन देने कुछ भी दिया चलेगा, ऐसा नहीं रहता। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस महाराष्ट्र में कितने हैं। तो अभी मेरे पास जितना डेटा है मैं उसके हिसाब से आपको बोल देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ महाराष्ट्र में 330 कॉलेजेस है। ओके, और टोटल दिस ईयर जो सीट है 1,23,431 सीट है। अगेन रिपीट करता हूँ, टोटल कॉलेज है 330 और कॉलेज की सीट है 1,23,431। इतनी कॉलेजेस की सीट है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के और एक प्रॉब्लम्स आ रहा था कि सर गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज या दोनों का मीनिंग एक ही है। नहीं, दोनों अलग अलग कॉलेज है। गवर्नमेंट ऑटोनॉमस अलग है, गवर्नमेंट कॉलेज अलग है। तो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस का आप अलग लिस्ट बना सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की भी अलग लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही लिस्ट में। अगर आपको उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेने ही नहीं, मैं बस ऑटोनॉमस सोच रहा हूँ और बाद में प्राइवेट ऑटोनॉमस सोच रहा हूँ। अब उस तरह से भी लिस्ट बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि अपने महाराष्ट्र में जो भी ऑटोनॉमी कॉलेजेस है और टोटली ऑटोनॉमस कॉलेज 31 है एज पर माय इंफॉर्मेशन। ओके, इससे कम भी हो सकते, ज़्यादा भी, लेकिन मुझे जितना मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाला, इंफॉर्मेशन मिली मुझे, तो तब तक महाराष्ट्र में टोटल 31 ऑटोनॉमस कॉलेज है और उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 90,375 उनकी टोटल सीट है। ओके, ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। और नॉन ऑटोनॉमी कितने, नॉन ऑटोनॉमी इन द सेंस प्राइवेट कॉलेज 299, मतलब 299 कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस है। और इसकी टोटल सीट्स कितने, 1,04,556 सीट है टोटली प्राइवेट कॉलेज की सीट है। अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि जो स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब पेरेंट बोलते हैं, खास करके लेडीज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, कि सर हमें अगर ओनली फॉर फीमेल कॉलेज मिला तो अच्छा रहेगा। तो महाराष्ट्र में कितने फीमेल कॉलेजेस है, वहाँ पे अगर अप्लाई किया तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो उनके लिए भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि महाराष्ट्र में टोटली 5 फीमेल कॉलेजेस है। वहाँ पे सिर्फ ओनली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कॉलेजेस है। और आपको एक एडवांटेज भी वहाँ पे मिलेगा कि आपको जनरल एंड लेडीज रैंक का डिफरेंस नहीं रहेगा। वहाँ पे टोटली लेडीज रैंक की सीट भरी जाएगी वहाँ पे। तो सबसे टॉप है SNDT है, कमिंस कॉलेज है, ऐसे मतलब टॉप कॉलेज में आप ले सकते हैं एडमिशन। ऐसे बहुत 5 कॉलेज, टोटल 5 कॉलेज है मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ से ले सकते हैं एडमिशन ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ओनली बॉयज़ कॉलेज। मेरे अच्छे कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी आपको अगर कौन से अदर कॉलेज ट्राई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक ही कॉलेज का ये कर रहा हूँ रिकमेंडेशन। तो मैं सभी कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बस कि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो बाद में और एक प्रॉब्लम आता है जब स्टूडेंट्स लिस्ट बनाते हैं। ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट ऑटोनॉमस। इसके अलावा भी और भी कुछ कॉलेजेस है इंजीनियरिंग प्रोसेस में महाराष्ट्र में। डिपार्टमेंट के कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के भी कॉलेजेस है। ओनली मतलब ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑटोनॉमस हो गया प्राइवेट हो गया। इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे कॉलेजेस अपने प्रोसेस में आते हैं। उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अच्छे कॉलेजेस है, क्या है क्या नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा। इसके हिसाब से भी आपको लिस्ट डिजाइन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बस लिस्ट ले ली, ये टॉप कॉलेज ले लिया, लेकिन मेरा रैंक क्या है, मेरे रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये स्टूडेंट्स को उनके सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज अप्लाई करना है, बराबर है। तो उनके लिए उनको सिर्फ उनकी माइनॉरिटी के हिसाब से उन कॉलेज में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि अगर सच में वो माइनॉरिटी में तो उनको माइनॉरिटी के हिसाब से उनको अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए। क्योंकि माइनॉरिटी के लिए कुछ कॉलेज में 70% रिजर्वेशन है, कुछ में 60 है, कुछ में 50% रिजर्वेशन है। उसके हिसाब से भी आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। अभी टोटल अपने महाराष्ट्र में कितनी माइनॉरिटी कॉलेजेस है, टोटल जितना मुझे डेटा कलेक्ट हुआ है उसके हिसाब से टोटली 59 माइनॉरिटी कॉलेजेस है महाराष्ट्र में। टोटल 59, आपको ये पता भी नहीं था ऐसा मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कंसेप्ट क्या है और माइनॉरिटी कितने कॉलेज है। टोटल 59 माइनॉरिटी कॉलेजेस है और उसमें आपको 24,894 सीट मिलेगी आपको। उसमें सभी माइनॉरिटी आ जाएंगी, जितनी भी माइनॉरिटी आपकी जितने मैंने अभी रिसर्च किया वहाँ पे देखा जितने कॉलेजेस हैं, टोटल महाराष्ट्र में 12 माइनॉरिटी मतलब 12 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं।
बराबर है। मैं आपको इतना एग्जैक्ट और मेरी पूरी 6 साल की मेहनत में आपको बता रहा हूँ ये, कि आपको एक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे लिस्ट कैसे निकालनी है। बराबर है। गवर्नमेंट क्लियर, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस क्लियर, प्राइवेट क्लियर, प्राइवेट ऑटोनॉमस क्लियर, बाद में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी मैं बात कौन से टॉपिक पे कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कॉलेज। माइनॉरिटी मैंने कितने बोल दिए, टोटल 59 माइनॉरिटी कॉलेज, एंड उसका टोटल इनटेक है 24,894। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी, तो मैं माइनॉरिटी भी आपको बोल देता हूँ, गुजराती माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी। चाहे तो मैं आपको गुजराती माइनॉरिटी की एक कॉलेज है महाराष्ट्र में, बाद में गुजराती माइनॉरिटी के अदर देन ये जो है उसमें 5 कॉलेज आती है। बाद में गुजराती एंड जैन में एक कॉलेज आता है। बाद में हिंदी माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस है, 24 कॉलेजेस है। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं कि माइनॉरिटी का भी कॉलेज अपने महाराष्ट्र में। मलयालम माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस अपने महाराष्ट्र में। बाद में पंजाबी माइनॉरिटी का एक कॉलेज अपने महाराष्ट्र में। बाद में सिंधी माइनॉरिटी के 4 कॉलेजेस अपने महाराष्ट्र में। तमिल माइनॉरिटी का एक कॉलेज है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 7 कॉलेजेस है। जैन माइनॉरिटी 3 कॉलेज। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 9 कॉलेज है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो भी अभी स्टूडेंट्स है वहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट ज़्यादा है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के भी आपको अलग से आप ऑप्शन प्रायोरिटी ऊपर रख सकते हैं, मुस्लिम। बाद में लास्ट है रोमन कैथलिक्स, उसका एक ही कॉलेज है अपने पूरे महाराष्ट्र में। तो आप माइनॉरिटी के हिसाब से भी अलग से लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं कि सर हमें मैक्सिमम बस पुणे यूनिवर्सिटी जाना है, बस मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है। तो मैं वो यूनिवर्सिटी अगर देखें अपने महाराष्ट्र में, तो टोटल अपने महाराष्ट्र में 12 यूनिवर्सिटी है, 12 यूनिवर्सिटी अपने महाराष्ट्र में है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, खास करके मराठवाड़ा, मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं पुणे यूनिवर्सिटी, आफ्टर दैट मुंबई यूनिवर्सिटी, थर्ड वन इज शिवाजी यूनिवर्सिटी, ऐसे जाते हो। नागपुर यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत कम कम ही स्टूडेंट जाते हैं, जैसे ग्रामदेव अंकुश रायसोनी के लिए ऐसे थोड़े से कम ही जाते हैं। अभी जैसे कि 2 साल से गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो अभी गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा सा फ्लो मराठवाड़ा कैंडिडेट का वहाँ पे बढ़ चुका है। ओके, ठीक है। तो ये सब हो गए कॉलेजेस अदर माइनॉरिटी के हिसाब से, उनके ऑटोनॉमी के हिसाब से, प्राइवेट के हिसाब से। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि लिस्ट बनाने कैसे। अभी ये सब इतना पूरा कॉलेज का आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज सच में कौन सा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉलेज भर दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, बाद में आपको पता चला कि नहीं यार ये ऐसा कॉलेज है वैसा कॉलेज है। तो बिफोर कैप्रॉन भरने के पहले ही आपको ये सब क्लियर करके लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको ये टॉप 10 भी कॉलेज बताने वाला हूँ। तो अभी आपका क्या क्या क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र की कॉलेज टाइप कैसे है, कोई कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कितने फीमेल के लिए कॉलेजेस है, बाद में कितने प्राइवेट है, ऑटोनॉमस है, यूनिवर्सिटी, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपने महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस, और ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम प्रिकॉशन क्या लेना है। प्रिकॉशन अभी क्या लेना है आपको, अगर आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम आपको फर्स्ट लिस्ट बनानी है। लिस्ट ऐसे बना जहाँ पे मुझे जाना है और जो कॉलेज मुझे मिला तो मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ, एडमिशन लेके कॉलेज कर सकता हूँ। बस आप वही कॉलेज के बारे में सोचिए, अनअदरवाइज आप मत सोचिए। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप आपके रैंक के हिसाब से ही टॉप ऑर्डर से चूज कीजिए। अगर लोअर रैंक है तो आपको लोअर ऑर्डर का भी अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड को 99% आए और मुझे 70, मैं जिसने मेरे फ्रेंड ने जो ऑप्शन भरा है मैं वही ऑप्शन भरूंगा, ठीक है। वो आपको करने की जरूरत नहीं, आपके रैंक के हिसाब से आपको अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि सर सीओपी कॉलेज है, सीओपी कॉलेज के मैं और ब्रांचेस ले लूँ, बराबर है। सबका प्रॉब्लम विजिट क्या है, मुझे पता है, मुझे वो ब्रांच मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सीएस ब्रांच की, लेकिन अगर सीयूबी में मिलती है तो मैं प्रोडक्शन ले सकता हूँ, मैं केमिकल ले सकता हूँ, या कौन सी भी ब्रांच ले सकता हूँ। तो मैं एक बात बोल देता हूँ आपको, आपको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है, आप अगर सोचा है आप मुझे इसी ब्रांच में करियर करना है, तो ही आप वही ब्रांच एक फिक्स रखिए। अगर आपका ब्रांच फिक्स नहीं है, बस मुझे कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, अगर आपका वो कंफ्यूज माइंड है या आपको उस टाइप में कॉलेज लेना है,
तो आप मैक्सिमम टॉप ऑर्डर को प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनकेस अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी ब्रांच फिक्स है, उनको अगर लोअर भी कॉलेज मिला तो ठीक है, लेकिन मुझे वही ब्रांच में करियर करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी क्या आ रही है कि सर अगर मुझे टॉप कॉलेज में कौन सी भी ब्रांच मिली तो मैं वो करने वाला हूँ। तो दोनों के लिए ऐसा मैं अलग अलग ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल प्रायोरिटी है, हर एक की इंडिविजुअल सोच है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सोचना कि मुझे जो कॉलेज मिलने वाला है वो कॉलेज अच्छे रैंक का, अच्छे प्लेसमेंट देने वाला, अच्छा फैकल्टी स्टाफ होने वाला, ऐसा कॉलेज आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो हम आप जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो तो उनके लिए तो हम वही कॉलेज प्रोवाइड करेंगे, और जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो भी रजिस्ट्रेशन है तो मैं उनके लिए पूरा लिस्ट पूरा मटेरियल उनको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लिस्ट में और क्या इंक्लूड करना है। लिस्ट अब बनाते टाइम आपको एक मेन प्रिकॉशन और मेन सब्जेक्ट क्या है इसका, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बराबर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, बार्शी, औरंगाबाद, नासिक वगैरह, ऐसा कौन सा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो चुका है। तो अभी याद रखिए कि आपको जो भी कॉलेज ले रहे उसका पूरा हिस्ट्री निकालिए। आप जो टॉप 10 में कॉलेज फिलअप कर रहे हैं ना, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आप टॉप 10 में फिलअप कीजिए। अनदरवाइज वो किसी कॉलेज का मतलब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम देखा भर दिया हो गया काम, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दिस ईयर ओनली 2 राउंड्स है, और 2 राउंड के बाद आपका सीधा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है। लास्ट ईयर क्या था, आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, दैन इंस्टीट्यूट लेवल, दैन एडिशनल राउंड वगैरह, और बाद में स्पॉट राउंड वगैरह, ऐसे राउंड बहुत सारे राउंड्स थे। लेकिन दिस ईयर बहुत मिनिमम चांसेस है कि आपको मतलब ज़्यादा वैकेंसी मिलेंगी, या आपको कॉलेज में बाद में बेटरमेंट के लिए ज़्यादा मिलेगा, ऐसा इस साल थोड़ा कम होने वाला होगा, लेकिन कम होने वाला है। तो आपको मेरे हिसाब से अगर आप जिस स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली है 80% वही सीट रहने वाली है, से 20% स्टूडेंट्स की सीट अपग्रेडेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी सीट, एक मेरा एनालिसिस है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रीजंस है, इसका IIT रीजंस है, IIIT NIT, ऐसे बहुत सारे रीजंस है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इस साल केयरफुली आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है तो कंपल्सरी ऑप्शन है, तो ऑप्शन आप ध्यान रख के जो भी आपका टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज का ही आप ऑप्शन दे दीजिए। इसके क्या होगा, अगर इनकेस आपको फर्स्ट राउंड में अगर किसी कॉलेज का नंबर लगा भी, तो आप फुल सेटिस्फाई होकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर गलती से आपने कॉलेज नहीं जाना, मुझे कॉलेज लेना नहीं, फिर भी मैंने जस्ट एक फन बोल के कॉलेज फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, और बाद में वही मुझे अलॉटमेंट मिली, तो आपको उस कॉलेज को जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अनदरवाइज आप पार्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मेजर रूल है, आपकी महा CET सेल के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में भी दिया है, आप वो केयरफुली चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक फर्स्ट ऑप्शन छोड़ के अदर ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, अगर सेकंड थर्ड में मिला तो आप नेक्स्ट राउंड भी जा सकते हैं। तो बेटर से कि आप जब भी ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो अच्छी तरह से फिल करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताता हूँ। तो फर्स्ट टॉप 10 कॉलेजेस में आपको क्या है, फर्स्ट CUP कॉलेज, विजिट कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज, ICT कॉलेज, SPIT कॉलेज, PICT कॉलेज, VIT कॉलेज, KJ सोमैया कॉलेज, बाद में विले पार्ले का कॉलेज, जो सांगवी में कॉलेज, ये सब टॉप 10 में कॉलेजेस आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सर उनके कॉलेज को फाइंड आउट नहीं हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जैसे कि मुझे वो ब्रांच लेनी है लेकिन उस कॉलेज में ब्रांच नहीं है। तो मैं आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जब भी आप मतलब टॉप 1 का कॉलेज में कॉलेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप CUP कॉलेज लेते हो, अगर CUP कॉलेज अगर आपने लिया तो CUP कॉलेज में टोटल कितनी ब्रांचेस है उसके बारे में मैं आपको बोल देता हूँ। CUP में टोटल आपको 10 ब्रांच मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसा बोलोगे सर अभी 10 के 10 के लिए मैं अप्लाई करूँ, नहीं, आपको जो ब्रांच लेनी है, जिसमें जाना है, करियर करना है, वही ब्रांच ले लीजिए। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुझे सभी ब्रांच CUP के डालनी है, डालो, लेकिन अगर ब्रांच मिली बाद में आपको न्यू अलॉटमेंट नहीं मिली तो जो ब्रांच है उसमें सेटिस्फाई रह के आपको आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो अभी CUP की मैं कॉलेज कोड बोल देता हूँ। CUP का कॉलेज कोड क्या है, 6006, ये CUP। और कंफर्म मतलब नाम ठीक तरह से याद रखो, क्योंकि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से और भी 3-4 कॉलेजेस है, वहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाओ।
बराबर है। मेन है अपना CUP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, कॉलेज कोड है 6006, कॉलेज की ईयर ऑफ इस्टेब्लिश है 1854, बराबर है। कॉलेज की ईयर ऑफ इस्टेब्लिश 1854। इसमें मैंने जैसे कि बोला कि 10 ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांचेस है बीटेक प्लानिंग, ये 5 ईयर की है। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई नाटा का क्राइटेरिया नहीं है इसमें। तो ये इसकी ब्रांच की ईयर ऑफ इस्टेब्लिश बीटेक प्लानिंग की 2012 है और टोटल इंटेक है 60 का। नेक्स्ट ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, मैं कॉलेज ईयर ऑफ इस्टेब्लिश अलग है और आपका ब्रांच ईयर ऑफ इस्टेब्लिश अलग है। कॉलेज का ईयर ऑफ इस्टेब्लिश क्या है 1854 और जो सिविल ब्रांच है उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है 1908। ओके, इसके ईयर ऑफ, और सभी COP में बस कंप्यूटर छोड़ के, कंप्यूटर का एक 120 इंटेक है और मैकेनिकल का 120, बाकी जितने भी ब्रांचेस है उनका सभी ब्रांच का 60 इंटेक है। और 2 साल पहले क्या हो चुका है CUP में, 2 साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच थी लेकिन वो मर्ज कंप्यूटर में हो चुकी है, इसके लिए अभी वहाँ पे 120 का कोटा ओनली CS ब्रांच का है। IIT वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी, लास्ट ईयर भी नहीं थी, दिस ईयर भी मेरे हिसाब से 99% नहीं होगी वहाँ पे। तो CUP की मैंने जो बोल दिया, बाद में COP के सॉरी सिविल के बाद कौन सा है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो अभी जो 2021 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे और सभी स्टूडेंट्स की एक ही ब्रांच की मतलब ट्राई ट्राई कर रहे हैं CS के लिए, कोई भी रहे स्टूडेंट्स, 30 रहने दो CS ही लेना है, 90 रहने दो CS लेना है, 99 रहने दो CS लेना है। ओके ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में मैं आपको COP कॉलेज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जैसे कि मैं अभी COP की दे रहा हूँ। फिर भी मैं आपको टॉप 10 कॉलेज रिकमेंड करता हूँ, एक बार आप नोट कीजिए जो कॉलेज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलेज है आपका COP कॉलेज, सेकेंड कॉलेज है आपका VJTI कॉलेज, थर्ड कॉलेज है अपना सरदार पटेल कॉलेज। सरदार पटेल की जगह आप अगर आप COP के बाद अगर केमिकल में आपका इंटरेस्ट है तो आप सेकेंड ऑप्शन ICT भी ले सकते हैं, बराबर है। ऐसा नहीं कि आपको VJTI लेना है, COP की जगह बाद में आप सेकंड ऑप्शन ICT ले सकते हैं, बाद में VJTI, बाद में सरदार पटेल, ऐसा भी ले सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है SPIT कॉलेज, भारतीय विद्या भवन, जो सरदार पटेल का सेकंड कॉलेज है, एटोनॉमी में आता है, ले सकते हैं। बाद में सिक्स्थ ऑप्शन, ये मेरी टॉप 10 लिस्ट है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपनी अपनी लिस्ट फॉलो कर सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ। किसी स्टूडेंट्स को इससे और भी कुछ टॉप उसके हिसाब से रहेंगे तो उसके बारे में सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लिस्ट फिल करनी है उसको। ठीक है, तो 6 नंबर का कॉलेज है PICT कॉलेज, बराबर है, जो पुणे में कॉलेज प्लेस। 7 नंबर का कॉलेज है वालचंद, और कोई कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट UP लेंगे, VJTI लेंगे, बाद में वालचंद भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्रोसेस में मैं जो टॉप 10 ऑर्डर है मैं इसके हिसाब से ले रहा हूँ, वालचंद है। तो बाद में 8 नंबर में VIT आएगा, 9 नंबर में आपका KG सोमैया मुंबई का कॉलेज आएगा, और 10 नंबर में संघवी विलेपार्ले का कॉलेज आ जाएगा। ठीक है, ये अपने टॉप 10 कॉलेज है। अभी बात करते हैं COP कॉलेज के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि आपको COP कॉलेज का कोड है 6006। ओके, बाद में कॉलेज की ईयर ऑफ इस्टेब्लिश है 1854, टोटल कॉलेज की सीट्स हैं 630 सीट है। ओके, और नेक्स्ट उस कॉलेज में कितने टोटल नंबर ऑफ 10 ब्रांचेस है। ब्रांचेस कौन कौन से ये भी बोल देता हूँ मैं। उसमें बीटेक प्लानिंग है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, ENTC है, IT है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इतनी सारी ब्रांचेस है। और सभी ब्रांचेस मैकेनिकल और कंप्यूटर छोड़ के, मैकेनिकल का 120 इंटेक है और कंप्यूटर का 120, बाकी सभी ब्रांचेस का 60 का इंटेक है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है 630 सीट है। और मैंने ब्रांच का भी एक बार आपको मैं ईयर ऑफ इस्टेब्लिश कॉल करता हूँ। अगर किसी को ईयर ऑफ इस्टेब्लिश समझो, क्या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझो COP में जो ओल्ड ब्रांच है वो फॉलो करते हैं। अगर समझो वो COP और VJTI में कंपेयर कर रहे हैं तो VJTI की जो ओल्ड ब्रांच है वो फॉलो करते हैं। तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी बोल देता हूँ मैं आपको। बीटेक प्लानिंग का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 2012, सिविल इंजीनियरिंग का ईयर ऑफ इस्टेब्लिश है 1908, बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 1992, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 1932, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 1948, और बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का 1956। सॉरी एक बात भूल गया, और आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है
इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए सीयूबी में 30 सीट है। मैं अभी लास्ट टाइम बोल के गया 60 सीट, लेकिन 30 सीट है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। बाद में आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1954। ओके। और बाद में मेटलर्जी जो इंजीनियरिंग है उसकी इस्टेब्लिश है 1948, और उसका इंटेक है 60 का। और लास्ट ब्रांच इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है सैंडविच, उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है 1995, और टोटल उसका सीट इंटेक है 60। ओके। और इसमें आपको 60 सीट में इसमें आपको TFW सीट भी आ जाएगी, फिजिकल हैंडीकैप सीट भी आ जाएगी, डिफेंस भी आ जाएगी, और फैंस सीट भी आएगी। और टोटल ये सीट ओनली फॉर स्टेट मेरिट के हिसाब से ही भरी जाएगी, इसमें ऑल इंडिया का कुछ रूल नहीं होगा। ओके। और मैं अभी हर एक कॉलेज, जैसे मैंने अभी CUB का एक्सप्लेन किया है, वैसे ही मैं हर एक कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। जैसे कि विजिट कॉलेज है, PICT कॉलेज है, VIT कॉलेज है, ये पूरे कॉलेज की मैं इन्फॉर्मेशन आपको 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो में दे दूंगा तब। ओके, ठीक है। और आपको मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा और ऑप्शन फॉर्म के लिए फिलअप करना पड़ेगा। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे अपने वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।